नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्मिता पाल है और मैं पतंजलि आईएएस क्लासेस जयपुर की ओर से आप सभी का अपने पतंजलि आईएएस क्लासेस ऐप के ऊपर हार्दिक स्वागत करती हूं। आज का जो विषय है, देखिए आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि हिंदी माध्यम से तैयारी कैसे करें। इस विषय पर बहुत ही संक्षिप्त रूप से आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है कि चूंकि अभी चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है कि 2 या 3 दिन पहले ही अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है और सबके बीच में एक चर्चा का विषय है लगातार कि इस बार 1 से लेकर 50 रैंक के बीच में हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं ने लगातार बाजी मारने का एक तरीके से काम किया है और उसमें 18वीं 22वीं जो रैंक है, 34वीं रैंक है, 44 रैंक है, 49 50वीं रैंक है, वो हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के द्वारा हासिल की गई। तो एक जो भ्रम था, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक जो भ्रम था छात्र छात्राओं के बीच में, और चूंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस या बहुत सारे अन्य स्थानों पर या कक्षाओं के माध्यम से आपने सुना कि लगातार हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा था। और जो कि स्टूडेंट्स मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि स्मिता मैम ने अभी तक में जितनी भी क्लासेस दिल्ली के अंदर ली हैं, वो मेरे विद्यार्थी अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने लगातार ये कहने का काम किया है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की किसी भी असमानता के साथ या असमानता का व्यवहार आपके साथ नहीं किया जा रहा है। ये मैंने सदैव अपने छात्र छात्राओं को बताया है। परंतु फिर भी विगत कुछ वर्षों का जो रिजल्ट है वो इस तरीके का रहा कि एक भय और आशंका का जो एक वातावरण था वो लगातार हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के अंतर्गत रहा और लगातार ये प्रश्न उनके माध्यम से पूछे गए कि पता नहीं कितना जो सिलेक्शन रेशो है, जो एक तरीके का अनुपात है, वो कितना है। हमेशा छात्र छात्राओं ने मुझसे ये पूछा। तो इस बार मैंने सोचा कि चूंकि रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आया है हिंदी माध्यम का, तो ये उचित समय कि एक बार हम फिर से विद्यार्थियों के सामने उपस्थित हों और भली भांति तरीके से वो पूरी जानकारी आपको काफी संक्षिप्त रूप से दे दें कि हिंदी मीडियम के जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो मुख्य रूप से किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा होने वाला है, संक्षिप्त होने वाला है, परंतु मुख्य जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए कवर कर लूं बहुत अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरीके से चीजों को, और बाकी मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि किस तरीके से हम जयपुर के अंदर भी पतंजलि आईएएस क्लासेस कैसे नया बैच शुरू कर रहा है 8 जून से, तो उसकी भी एक छोटी सी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगी। तो देखिए, हम लोग सीधा अपने मुख्य टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो आज हमारे वीडियो का चूंकि यहाँ मुख्य टॉपिक है कि हिंदी माध्यम से तैयारी कैसे करें। तो इसमें देखिए वही बात है कि हिंदी माध्यम से तैयारी कैसे करें मुख्य रूप से। तो देखिए, आप जो इसमें चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये वही सामान्य सी जानकारी है शायद जो अभी तक आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, परंतु मैं बहुत अलग तरीके से, बहुत ही सारगर्भित तरीके से इन चीजों के ऊपर आज आपके साथ डिस्कशन करूंगी। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज है चूंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए लिखी हुई है एनसीईआरटीज, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब एनसीईआरटीज जो है, आपको पता है कि जैसे ही आप तैयारी शुरू करते हैं, चाहे माध्यम हालांकि हिंदी हो या अंग्रेजी हो, परंतु फिर भी चूंकि मेरा मुख्य फोकस जो यहाँ पर है वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ही रहने वाला है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटीज हमको पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटीज पढ़नी कैसे है, ये बहुत ही एक मुझे लगता है कि एक चिंतनीय विषय है, विद्यार्थियों के बीच में रहा है। तो सबसे पहले जो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है वो देखिए कहां से पढ़नी है। फॉर 9 टू आपको 12th के बीच की एनसीईआरटी को आपको कवर करना है। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी को आपको कवर करना है। हालांकि कुछ विषय ऐसे हैं जैसे कि इतिहास है, तो वहां पर आप हो सकता है कि कक्षा 7वीं से भी इस चीज को कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो आप 7th और 8th की एनसीईआरटी को भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं। 7th और 8th से भी कवर कर सकते, डिपेंड करता है कि आपकी जो अपनी नॉलेज है
वो किस लेवल तक की है, किस स्तर तक की। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी आपको पता नहीं है तो आप बिल्कुल भी उसमें संकोच ना करें। जब आप एनसीईआरटी को शुरू करें तो आप मुख्य रूप से खासतौर से हिस्ट्री हो गया और आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया ज्योग्राफी, तो वहां पर भी आप इन चीजों को रिपीट कर सकते हो। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर आप इन चीजों को रिपीट कर सकते हो। कहां से? 7वीं से ले सकते हो, 8वीं से ले सकते हो, ठीक है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की एनसीईआरटी का तो अध्ययन आपको करना ही है। परंतु जो अन्य विषय हैं जैसे कि इकोनॉमी हो गया, ठीक है, पॉलिटी के लिए हो गया, तो वहां पर प्रॉपर तरीके से आप 9th क्लास से, जो मैंने ये बताया आपको, 9th और 12th की जो एनसीईआरटी है, से मतलब 9th से जो 12th की एनसीईआरटी, आप उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कवर कर दीजिए। हिस्ट्री के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो आप 7th ले सकते हैं, 8th भी ले सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए भी आप सेम चीजों को रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप जितनी भी एनसीईआरटी पढ़ें, जो छात्र उसमें सबसे बड़ी एक गलती करते हैं मुझे लगता है वो है उसमें से नोट्स का ना बनाना। क्योंकि एनसीईआरटी भी पुस्तक है तो आप सदैव उसमें एक काम करें कि उसके माध्यम से नोट्स बनाने की आदत को मेंटेन करें। और मुझे पता है कि ये आदत बामुश्किल ही छात्रों के अंदर मेंटेन हो पाती है। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी आपकी भूल है कि जब आप शुरुआत करते हैं तो उसमें बहुत से टर्म्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और मान लीजिए वहां पर आपको सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताया गया है। सपोज दैट आपको वहां पर बताया गया कि जीडीपी क्या है। मान लीजिए आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आपको बताया गया कि जीडीपी क्या है। तो इन जैसी चीजों को चूंकि आप वहां पर पढ़ते हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी आप अन्य किसी माध्यम से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि चूंकि नेट का प्रयोग करना मैं उसे कभी गलत नहीं मानती हूँ, तो आप आराम से अपने इंटरनेट का प्रयोग करें कि स्मार्ट मोबाइल आपके हाथों में सुरक्षित है और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप स्मार्ट मोबाइल का इस्तेमाल करें और वहां पर इन चीजों के ऊपर जानकारी ले लें। और चूंकि अगर आप क्लासेस कर रहे हैं, आप पतंजलि आईएएस में ही क्लासेस कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपको यहाँ पर सारी चीजें एनसीईआरटी से शुरू करके ही पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर किसी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो जो बिल्कुल बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके, जो बिल्कुल एकदम अवधारणाएं हैं, जो प्रारंभिक अवधारणाएं हैं, वह भी यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दी जाएंगी। परंतु फिर भी आप घर बैठे भी अभी तैयारी करना चाहते हैं, आप 12th पास कर चुके हैं या आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, आप चाहते हैं कि आप 1 साल की तैयारी चूंकि हिंदी माध्यम से और अब घर से करके आए, देन आप किसी एकेडमी को ज्वाइन करें, तो ये बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा एनसीईआरटी से आप नोट्स बनाने की आदत को मेंटेन करें। ये आपके लिए बहुत ही सुखदायी होगी। तो उसको बढ़िया तरीके से आप विषयवार नोट्स बना लें, जैसे कि इकोनॉमी के नोट्स बना लें, हिस्ट्री के अपने नोट्स बना लें, आप जियो के अपने नोट्स बना लें, आप पॉलिटी के अपने नोट्स बना लें। तो इनके नोट्स बनाकर आप एक जगह बिल्कुल अलग कॉपी के अंदर सुरक्षित कर लें। उसका फायदा क्या मिलेगा? जब आप आगे जाकर, जब हम इस पॉइंट पर बात करेंगे, सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसका फायदा आपको क्या मिलेगा, इसका किस तरीके से लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी की जो कक्षाओं का चयन है वह आपको अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपने स्तर के आधार पर करना पड़ेगा। क्योंकि ऑथेंटिक रूप से हम लोग क्या बताते हैं आपको, 9 से 12वीं कक्षा, 9 से लेकर मतलब 9, 10, 11 एंड 12 की एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी। परंतु आप अपने ज्ञान का स्तर देख लें, अपनी समझ का स्तर देख लें, और अगर आपको लगता है कि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर नहीं है तो जरूर, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप अभी सभी एनसीईआरटी के लिए आप क्या करें, आप उठा लें 6वीं से, 7वीं से, 8वीं से, जैसा जैसा आपको स्तर लगे, और उठाकर बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर अच्छी तरीके से कवर करते चले जाएं। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। कई बार आप लोग का एक ये भी क्वेश्चन होता है कि ओल्ड ले या न्यू एनसीईआरटी हम लोग प्रयोग करें। बहुत कंफ्यूजन एक विद्यार्थियों में बना हुआ है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ओल्ड मिलती हैं, पुरानी एनसीईआरटी मिलती हैं, तो देखिए उसमें थोड़ा सा डेटा का फर्क हो जाता है। और चूंकि आप नई भी ले रहे हैं, तो चूंकि पिछले कई वर्षों से फिलहाल अभी एनसीईआरटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, उसके पाठ्यक्रम में या उसके जो स्ट्रक्चर में कहीं कोई चेंज नहीं है, तो डेटा तो हमेशा ही आपको एक बार करंट में उसके लिए देखना पड़ेगा। खासतौर से इकोनॉमी जैसे विषय हो गया, ज्योग्राफी जैसी कुछ चीजें हो गई, तो वहां पर हमेशा आपको खासतौर से इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह तो आपका बदलने वाला नहीं है, ये तो वैसा का वैसा चलने वाला है। परंतु इन 2 जगहों पर आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको हमेशा डेटा चेंज होगा, आंकड़े चेंज होंगे, है ना। कुछ संस्थाएं बदलेंगी, कुछ संस्थाएं नहीं जुड़ेंगी, कुछ अलग तरीके से काम होगा, कोविड के कुछ टॉपिक जुड़ेंगे। तो हमेशा याद रखिए उन चीजों को आपको
समसामयिक अर्थात करंट के स्तर पर ही जोड़कर पूरा करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल ना घबराएं और ये कंफ्यूजन भी सदा सदा के लिए खत्म कर दें कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी लेनी है या फिर न्यू लेनी है। ठीक है, दोनों ही आपके लिए बराबर काम की होने वाली है। चलिए, तो ये बात हमने पहले की यहाँ पर एनसीईआरटी के ऊपर। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो जैसा कि मैंने आपको अपने ऐप का नाम बताया है पतंजलि आईएएस क्लासेस ऐप के ऊपर, और जब भी आप देखें तो कोई भी क्वेरी आपकी हो आंसर भी आपको वहां पर मिल जाएगा। दूसरी बात हम करते हैं ऑथेंटिक बुक्स की बात। ठीक है, ऑथेंटिक बुक्स को हम कहते हैं बेसिकली प्रामाणिक पुस्तकें। प्रामाणिक पुस्तकें, और प्रामाणिक पुस्तकें कौन सी होती हैं, पहले आप इसे अच्छी तरीके से समझें। जो प्रामाणिक पुस्तकें होती हैं वो होती हैं चिंतकों की पुस्तकें। ठीक है, जिन्हें कि थिंकर्स के द्वारा लिखा गया होता है। थिंकर्स के द्वारा उसमें अपने डेटा दिए जाते हैं, अपने विचार दिए जाते हैं। और चूंकि आपको पता है कि यूपीएससी के अंदर बहुत से ऐसे विषय हैं जिसके लिए बहुत फेमस या प्रसिद्ध जो चिंतक है या प्रामाणिक पुस्तकें हैं वो यहाँ पर जानी जाती हैं, तो उनका भी आपको एक बार अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा मेरी बात को ध्यान रखिएगा, आप जब भी प्रामाणिक पुस्तकों का अध्यापन कार्य शुरू करें उसके पहले आपका एनसीईआरटी का अध्यापन कार्य पूर्ण रूपेण पूर्ण हो चुका होना चाहिए। मतलब आप एनसीईआरटी की जो जानकारी है वो प्रॉपर तरीके से ले चुके हो, आपके जो वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखनी होगी। उसके बाद ही जब आपकी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसके बाद ही देन आपको किसी ना किसी चिंतक की बुक को उठाना है और उसके ऊपर पढ़ाई शुरू करनी है, वरना वहां पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे, है ना, और उसमें आप लगातार ट्रैप होंगे और आपका समय व्यर्थ होगा। और चूंकि आपको पता है कि अगर विद्यार्थी मान लीजिए 2023 के एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहा है, मतलब अगर 28 मई के लिए सोच रहा है, तो आपको पता है कि एक साल से भी लगभग एक साल की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जून का महीना शुरू हो चुका है। तो आपके लिए जो समय है आपको पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमेशा इस तैयारी को पूरा करके ही, एनसीईआरटी की तैयारी को पूरा करके ही आपको सदैव इस तैयारी के ऊपर आना है जिसे हम ऑथेंटिक बुक हम देते हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि मैंने बोला कि प्रामाणिक पुस्तकें हैं और वो अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग तरीके से बताई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप हिस्ट्री में आते हैं तो आपको पता है वहां पर श्रीवास्तव की बुक है, ग्रोवर की बुक है, बहुत सारी ऐसी बुक है जो कि आपको प्रामाणिक रूप से पढ़नी होती है। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑथेंटिक बुक्स का जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें विशेष तौर पर हिस्ट्री के लिए जो स्पेक्ट्रम नाम की बुक है, स्पेक्ट्रम काफी मोटी बुक होती है, इस बुक का यूज आप कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल आप यहाँ पर बहुत कर सकते हैं, काफी मोटी होती है स्पेक्ट्रम। और अगर आप यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की तैयारी के स्टूडेंट हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्पेक्ट्रम की जो महत्ता है वो क्या है, खास तौर से आपके एंशियंट हिस्ट्री के लिए, आपके जो प्राचीन इतिहास है, और दूसरा आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो मैंने बोला आपके प्राचीन इतिहास, आपका प्राचीन इतिहास और साथ ही साथ जो आधुनिक इतिहास है उसके लिए स्पेक्ट्रम के बहुत ही यूजफुल पुस्तक हो सकती है, बल्कि है। ठीक है, तो आप इसका अध्ययन करें, बहुत सरलतम तरीके से इसमें जो सामग्री है वो आपको यहाँ पर बताई गई है, बहुत ही सरलतम तरीके से। बाकी और भी ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं कि जो आप हिस्ट्री के लिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थिंकर्स, हमेशा याद रखिएगा थिंकर्स की एक चीज रहती है कि जब भी आप थिंकर्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सतीश चंद्रा को पढ़ रहे हैं, आर एस शर्मा को पढ़ रहे हैं, तो थिंकर्स में हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैं कभी भी अपने विद्यार्थियों से यह प्रामाणिक रूप से या तथ्यगत तरीके से या मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं रहता कि आप सदा इसी पुस्तक का इस्तेमाल करें। स्पेक्ट्रम को छोड़कर मैं पर्टिकुलरली किसी भी थिंकर के लिए आपको प्रेशराइज नहीं करूंगी। उसका एक कारण है, क्योंकि देखिए ये अपने अपने समझ की बात होती है कि आपको कौन सा थिंकर पसंद आता है। अब मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर प्रामाणिक पुस्तकों में आपको बोलूं, सपोज दैट कि आप इकोनॉमी के लिए आप मान लीजिए रमेश सिंह पढ़ लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बोला रमेश सिंह, बट हो सकता है कि आप दत्त एंड सुंदरम को यहाँ पर प्रेफर करें, ये भी हो सकता है कि आप दत्त एंड सुंदरम को प्रेफर करें। आई बात समझ में? तो हमेशा मैं बच्चों से कहती हूँ कि मैंने आपको कुछ बुक्स बता दी है,
कि जैसे मैंने बोला, आप सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, आप आर एस शर्मा पढ़ सकते हैं, आप ग्रोवर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मुद्दा वही है कि एक बार आपको अपने समझ के स्तर से वहां पर देखना पड़ेगा। हाँ, बट ऑथेंटिक जो बुक्स है वो यही की यही है जो हम आपको बता रहे हैं। ऑथेंटिक बुक्स यही है, बट डिपेंड ऑन यू कि आप किस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जैसा बोला कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स विद्यार्थी फेस करते हैं कि मैडम आपने तो हमें दत्त एंड सुंदरम बता दी, पर मुझे लगा कि रमेश सिंह में वर्डिंग थोड़ी इजी थी। मैडम आपने हमें संजीव वर्मा नहीं बताई, हमें लग रहा था कि इन दोनों बुक्स के कंपैरेटिवली तो संजीव वर्मा बहुत ईजी थी, हमें उसमें ज्यादा तथ्यगत तरीके से समझ में आया। तो जब भी आप किसी ऑथेंटिक बुक का या प्रामाणिक पुस्तक का अध्यापन कार्य शुरू करें, उसके पहले जब आप बुक स्टोर पर जाएं, ठीक है, पुस्तक खरीदें, तो आप हमेशा एक बार देख ले कि कौन सी पुस्तक आपको बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही है, या किसकी लैंग्वेज या भाषा आपको बहुत सरलतम तरीके से आपके समझ में आ रही है। तो ये चीजें डिपेंड आपके ऊपर करती हैं। आई बात समझ में? लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम आपको यहाँ पर से बुक्स बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सतीश चंद्रा आप ले सकते हैं, आर एस शर्मा ले सकते हैं, के श्रीवास्तव ले सकते हैं ऑथेंटिक बुक में हिस्ट्री के लिए। इकोनॉमी के लिए मैंने आपको बताई, आप रमेश सिंह ले सकते हैं, दत्त एंड सुंदरम ले सकते हैं। साथ ही साथ आप संजीव वर्मा भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप संजीव वर्मा से भी अध्यापन कार्य कर सकते हैं। सेकेंडली लाल एंड लाल की भी बुक आती है, तो ये भी ले सकते हैं। लाल एंड लाल की भी बुक इकोनॉमी के लिए आती है, तो आप ये भी ले सकते हैं। हालांकि इसमें सबसे जो मोस्ट प्रेफरेबल बुक है दैट इज रमेश सिंह, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने आपको क्या बताया, वहां पर मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रम। तो आप ध्यान दें और इन चीजों को आप साथ साथ नोट करते जाए, या दोबारा वीडियो देखकर आप इन चीजों को ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, तो पॉलिटी के लिए तो आपको पता है कि एम लक्ष्मीकांत के अलावा हम आपको कोई भी बुक बताने के लिए एबल नहीं है। एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, एकदम ऑथेंटिक बुक है एंड मोस्ट प्रेफरेबल बुक है, और डायरेक्ट मोड में इससे क्वेश्चंस आते हैं। बस आपकी समझ यहाँ पर विकसित होनी चाहिए, जो आपकी एनसीईआरटी पढ़कर हो जाएगी, और साथ ही साथ आप क्लासेस लेंगे तो क्लासेस में ये सारी चीजें बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपको बता दी जाती है, और क्लासेस आपके समय को भी यहाँ पर बचाएगी। लेकिन फिर भी आप घर में अपनी जब तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन चीजों को आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो पॉलिटी के लिए आप इन चीजों को फॉलो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सामाजिक न्याय पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए, या भारतीय समाज पढ़ना चाहते हैं, तो भारतीय समाज के लिए आप बुक ले सकते हैं यहाँ पर राम आहूजा। इसकी बुक राम आहूजा की। हालांकि जो ये टॉपिक है भारतीय समाज और सामाजिक न्याय, ये दोनों टॉपिक आपके, जैसे राम आहूजा से तो आपको मेन कुछ मुद्दे मिल जाएंगे जो कि आपके सिलेबस के अंदर दिए हैं, पर साथ साथ बहुत जरूरी चीज है कि इसके लिए आप जो करंट अफेयर्स है, जो मतलब करंट की सामग्री है, जैसे कि अभी सांप्रदायिकता का मुद्दा चला, जो कि आपको पता ही है, ठीक है, कुछ मूवमेंट हुए हमारे देश के अंदर पिछले दिनों, है ना, यूथ अनरेस्ट रहा, युवा संतोष भी रहा, किसानों का भी आंदोलन रहा। तो बहुत जरूरी है कि आप करंट में, या कोविड के बाद महिलाओं की जो स्थिति रही कि किस तरीके से उनके ऊपर घरेलू हिंसा बढ़ी कोविड के दौरान लगातार, तो इन चीजों को आप करंट से भली भांति कवर कर सकते हैं, और साथ ही एनसीईआरटी भी यहाँ पर आपके काम आएगी भारतीय समाज के लिए। तो 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इसके लिए भारतीय समाज के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हो। भारतीय समाज के 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी है, वो भी आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। बात समझ में? तो इसको भी आप कवर कर लीजिए। इसी तरीके से मान लीजिए आपको बुक चाहिए यहाँ पर, फिर आपको चाहिए यहाँ पर हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी के लिए मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए आप साइंस एंड टेक के साथ जाना चाहते हैं, तो ऑथेंटिक बुक्स में आपको बताऊंगी, पर साइंस एंड टेक के लिए मेन आपको जो यहाँ पर सहायता करेगी वो करेगी एनसीईआरटी। तो विज्ञान के लिए भी, जो आप सामान्य विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, तो सामान्य विज्ञान में भी आपको मेनली हेल्प करेगी एनसीईआरटी, और ये भी आप मुख्य रूप से 9th to 12th के बीच की ले ले, पर मोस्ट ऑफ द इसमें हेल्प करेगी आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी, ठीक है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप इसमें कोई ऑथेंटिक बुक लेना चाहते हैं, सपोज दैट, तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि जनरल साइंस में एक तो आप एनसीईआरटी मैंने आपको बताया, और दूसरा अगर आप इसमें जाना चाहें तो मुख्य रूप से इसमें आती है एक ई दृष्टि करके बुक भी आती है, अरिहंत की भी एक बुक आती है इसके अंदर, जो आपके लिए काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर यूजफुल हो सकती है। और साथ ही साथ मेन आज आपको पता है
कि ज्योग्राफी और जो साइंस है वो दोनों मिलाकर आ रहे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के साथ। तो इसके लिए मुख्य रूप से आपको NIOS के जो नोट्स हैं, मुख्य रूप से आज अगर आप ज्योग्राफी ले रहे हैं या मैंने बोला विज्ञान ले रहे हैं, तो उसमें मुख्य मुद्दा आजकल आपका जुड़ रहा है इकोलॉजी का और प्लस एनवायरनमेंट का। तो इसमें NIOS के नोट्स आते हैं, के नोट्स होते हैं, और इन नोट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिफर कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से NIOS के जो नोट्स आते हैं ये आप लें, क्योंकि आज मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो साइंस है एंड जो ज्योग्राफी है, आपको पता है वो लगभग ऐसा लगता है कि दोनों के बीच का, कई बार अगर हम क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं, सॉइल के ऊपर बात करते हैं, क्रॉप पैटर्न के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं, या क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, या लगातार पिछले दिनों आने वाले बहुत सारे तूफानों में जैसे तौकते जैसे तूफान आए जो कि लास्ट ईयर, अगर हम उनके ऊपर बात करते हैं, तो आपको पता है कि मुख्य रूप से जो आज बात हो रही है, या फॉरेस्टिंग के ऊपर बात करते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर मुख्य रूप से जो बात होती है आपको पता है वो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को लेकर। साइंस के अंदर अगर कुछ टेक्निकल का पार्ट छोड़ दें तो बड़ा मिक्सिंग सा एक प्रोसेस है। तो NIOS के जो नोट्स है वो दोनों जगह पर आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे, तो इन नोट्स को आप यहाँ पर ले लीजिए। ज्योग्राफी के लिए आपको पता है कि मुख्य रूप से आपको जो इस्तेमाल करना है ज्योग्राफी की बुक के लिए, तो आपको पता है वो महेश वर्णवाल की बुक है, महेश वर्णवाल की बुक है, इसको आप ले लें। ये सबसे मोस्ट प्रेफरेबल बुक है आपके लिए, महेश वर्णवाल जी की बुक है। आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करें घर बैठे। लेकिन बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि लेकिन उसके पहले जो आपका NCERT का अपना काम है, जो स्टडी अध्यापन कार्य, वो पूरा होना चाहिए। उसके पर आपके नोट्स पूर्ण रूपेण बने हुए होने चाहिए। उसके बाद जाकर आप इन ऑथेंटिक बुक्स का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो इस तरीके से चीजें जिनको आपको यहाँ पर यूज करना। तीसरी बात देखिए, आपके यहाँ पर लिखी हुई है योजना और कुरुक्षेत्र नाम की मैगजीन है। तो आपको पता है कि ये मैगजीन है, एक तो योजना है और दूसरी कुरुक्षेत्र है। क्योंकि ये जो मैगजीन है ये आपको पता है कि ये मंथली मैगजीन है, ये मंथली मैगजीन है, और ये भारत सरकार की ओर से प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकें कौन सी, आपकी योजना और कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो ये भारत सरकार की ओर से हर महीने अपने ऑथेंटिक अर्थात प्रमाणिक आंकड़ों के साथ यह पुस्तक जो है प्रकाशित की जाती है, दोनों पुस्तकें। और इसमें मुख्य रूप से कुछ इश्यूज भी होते हैं, विशेष तौर पर अगर आप जाएंगे तो योजना में भी और कुरुक्षेत्र में भी। जैसे कि जो योजना मैगजीन है जो भारत सरकार के द्वारा है, इसमें किसी भी विषय पर बात हो सकती है। हर महीने ये किसी विशेष टॉपिक के ऊपर आती है, जैसे कभी कृषि के ऊपर आ सकती है, कभी महिला सशक्तिकरण के ऊपर आ सकती है, कभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर आ सकती है। जिस मंथ में बजट आता है तो उस महीने ये बजट के ऊपर होती है, आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर होती है, तथा अन्य भी बहुत सारे, कभी कर के ऊपर होती है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर योजना मैगजीन आती है। और डायरेक्ट मोड में आप बच्चे ध्यान रखें कि ये सीधे तौर पर यहाँ से प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, और इन डेटा का प्रयोग आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने मेंस के जब आप वहां पर आंसर्स लिखेंगे तो उनमें आराम से आप इन ऑथेंटिक डेटा का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। दूसरी चीज है कुरुक्षेत्र। जो जैसे कुरुक्षेत्र की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो चूंकि ये विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश के ऊपर आधारित पुस्तक है, मुख्य रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के ऊपर होती है, और चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रामीण परिवेश के ऊपर होती है, तो लगातार वहां के मुद्दों को उठाती है जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े होते हैं। जैसे कि कभी ये SHG के ऊपर बात करेगी, कभी NGOs ने किस तरीके से काम किया उसके ऊपर बात करेगी, किस तरीके से जो हमारा जलवायु परिवर्तन है उसका क्या प्रभाव पड़ा है फसल चक्र के ऊपर, हमें क्या उपाय वहां पर अपनी खेती के अंदर करने चाहिए, ये उनके ऊपर बात करेगी। तो ये बहुत जरूरी बुक है जो पूरी ग्रामीण पृष्ठभूमि, और चूंकि आपको पता है कि आज भी लगभग 65 से 70% जनसंख्या क्योंकि ग्रामीण परिवेश में ही रहती है, तो बहुत जरूरी है कि आप इन दो पुस्तकों का अध्यापन करें। लेकिन हमेशा याद रखें कि इन पुस्तकों के साथ एक तो आप NCERT का थोड़ा अटैचमेंट कर सकते हैं। कनेक्शन क्या करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। इसमें से जितनी भी विषय सामग्री के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं वो कोई भी एक दूसरे से पृथक नहीं है, सबका जुड़ाव एक दूसरे से है। सारी सामग्री एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से संबंधित, तो आप बिल्कुल किसी एक को छोड़कर दूसरे के साथ नहीं चल सकते हैं। हमेशा आपको इन सारी चीजों को साथ लेकर चलना है। अगर NCERT पढ़ रहे हैं तो उसके बाद ऑथेंटिक बुक को यूज करना है। इनको दोनों को यूज कर रहे हैं तो आपको डेटा चाहिए, तो वैसे आप योजना और कुरुक्षेत्र का इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपको सोचना चाहिए। तो हमेशा चीजों को मिक्सिंग करके
कंपाइल करके जिसे कहते हैं, आपको चीजों को यहाँ पर चलना होगा। तो योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन का अध्ययन आपको करना है और साथ ही साथ करंट के साथ बिल्कुल आपका जो डेटा, ऑल्दो कि इसमें जो डेटा आएगा वो बिल्कुल करंट का ही होगा, पर कहीं मान लीजिए कहीं कोई मुद्दा है जो एनसीईआरटी में मिल रहा था आपको, या मान लीजिए कि कहीं ऑथेंटिक बुक्स में आपके साथ टकरा रहा था, तो बराबर कंपाइल करके हमेशा चीजों के नोट्स बनाने की आदत डालें। या आज के टाइम पे चूंकि आप स्मार्ट मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसको पीडीएफ फॉर्म में बनाकर हमेशा कहीं ना कहीं फाइल को सेव करके रखें। हमेशा मेरी बात को आप याद रखें, अगर आप सिर्फ ओरली कुछ चीजों को, तो हमारा माइंड देखिए कोई कंप्यूटर नहीं है, आई बात समझ में, कि जिसमें आप चीजों को फीड करते जाएंगे और वो पड़ी रहेंगी, तो अल्टीमेटली वो चीजें कहीं ना कहीं अपने आप स्वाभाविक तरीके से डिलीट होती चली जाएंगी। तो हमेशा आपको इन बातों को याद रखना है कि हमेशा चीजों को रिटन वे में रखने की आदत रखनी है, और अगर आप स्मार्ट मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हमेशा उनको फाइल के रूप में पीडीएफ आप रखने की आदत को यहाँ पर मेंटेन कीजिए। तो ये मेहनत है जो हम विशेष तौर पर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बता रहे हैं, तो इन चीजों को आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका योजना और कुरुक्षेत्र का काम, इसको आपको पढ़ना है हर महीने, और डेली डेली आपको एक एक आर्टिकल योजना का और एक आर्टिकल आपको कुरुक्षेत्र का पढ़ना ही पढ़ना है। आई बात समझ में, तो ये चीजें आपको करनी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर करंट अफेयर्स। ऑब्वियसली हम जिसके बिना सिविल सर्विसेज में एक पग भी नहीं आगे रख सकते, तो वो है करंट अफेयर। मेनली करंट अफेयर्स आपको पता है कि कहां से कवर होता है, या तो मैगजीन से कवर होता है, या आपको पता है कि न्यूज पेपर से कवर होता है। दो चीजों से कवर होता है, या तो आप मैगजीन का सहारा ले सकते हैं या आप न्यूज़पेपर का। बट ऑब्वियसली इसमें से कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार आप मैगजीन का तो सहारा ना भी ले, परंतु न्यूज़पेपर का सहारा आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। एक जो सबसे बड़ा डाउट होता है हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के अंदर, वो होता है कि हम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, करेक्ट, कि हम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, क्योंकि हमें लगता है कि भाई हमें बताया जाता है कि द हिंदू का अध्ययन करना है मुख्य रूप से। अगर हम यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो हमें द हिंदू पढ़ना है, और चूंकि हम हिंदी मीडियम के छात्र छात्राएं हैं तो हम अगर द हिंदू का प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत सारा समय लग जाता है। एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल सही है। तो उसके लिए देखिएगा मार्केट में आजकल बहुत अच्छी बुक्स आ रही हैं, जिसे हम जिस्ट कहते हैं, ZIST, जिसे हम क्या कहते हैं, जिस्ट। एक्चुअली जो जिस्ट होता है ये एक कंपाइल वे होता है, सारी चीजों को कंपाइल करके, जितने न्यूज़पेपर हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे मैगजीन्स हैं, उन सबका कंपाइल वे में एक फॉर्मेट होता है जिस्ट करके। आप इसका प्रयोग करें। आप देखिए ये लिखा हुआ ZIST, ठीक है। राइटिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं वर्बली भी बता रही हूँ, ZIST जिस्ट करके होता है। तो उसमें द हिंदू का, द इकोनॉमिक टाइम्स का, हिंदुस्तान टाइम्स का, सबका एक कंपाइल वे में बड़े शॉर्ट नोट में एक पतली पुस्तक होती है। आराम से आपको ऑनलाइन बोर्ड में भी मिल जाएगी और ऑफलाइन बोर्ड में भी आपको मार्केट के अंदर ये अवेलेबल है। जरूरत है आप विद्यार्थियों को, हिंदी मीडियम के जो आप छात्र छात्राएं हैं, वो कैसे भी करके अपनी सुस्ती को तोड़ें, और इस सुस्ती को इस बार आपको पता है कि बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा गया है ना। तो उस सुस्ती को आप तोड़ें और एक बार बहुत अच्छे तरीके से चहु और आपको अपनी नजर दौड़ाने की जरूरत है, आशान्वित होने की जरूरत है। आपको अपने अंदर एक होप को क्रिएट कीजिए, एक जज्बे को क्रिएट कीजिए, जितने भी हिंदी माध्यम के हमारे छात्र छात्राएं हैं, और उसके बाद चीजों को सर्च करना शुरू कर, ठीक है। हाथ में हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, और बार बार इस ईयर की होने वाले सिलेक्शंस पर आप अपनी नजर बनाए रखिए, जो आपको लगातार मोटिवेट चीजें करती रहेंगी। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे जरूरी मैंने बोला कि एक तो आप मैगजीन भी पढ़े, मैगजीन भी काफी हद तक आपका काम पूरा करती है। मैगजीन डिपेंड आपके ऊपर करेगी, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें मार्केट के अंदर है, क्रॉनिकल की भी है, प्रतियोगिता दर्पण भी आपको पता है, दृष्टि की भी है, बहुत सारी मैगजीन्स है। हम पतंजलि IAS क्लासेस की ओर से भी अपनी एक बहुत अच्छी मैगजीन यहाँ प्रोवाइड कराते हैं जयपुर और दिल्ली सेंटर में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या कई बार छात्र छात्रा ऐसा काम करते हैं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर से अपने नोट्स बनाते हैं, तो वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर करने वाले छात्र छात्राएं करते हैं और बहुत अच्छा काम होता है कि न्यूज़पेपर से आप कुछ कटिंग रखे, कुछ कट पेस्ट करके रखे, कुछ चीजें आप नोट्स के फॉर्म में बनाएं। जैसे कि लगातार सांप्रदायिकता का मुद्दा भी गहराया, लगातार देश के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई, तो उसके अंदर जो नोट्स आपको ऑथेंटिक वे में न्यूज़पेपर से मिल सकते हैं, तो उसके लिए जो मैंने पीछे आपको बुक बताई राम आहूजा, तो वहां पर आपको जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ऐसा नहीं है, आप बहुत से कामों को करके बहुत सी चीजों का भार आप भी कर सकते हैं यूपीएससी के अंदर, बशर्ते मैंने क्या बोला, आपको उठना है, जागना है और काम को शुरू करने की देर है, और कोई दिक्कत बस नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि आपको मैगजीन का यूज करना है, और कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर जो भी व्हाटएवर, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एनबीटी भी बहुत अच्छा है, दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है वो भी बहुत अच्छा है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं।
आप द हिंदू भी पढ़ने की कोशिश करें, माध्यम उसमें कहीं आपके लिए बाधा नहीं बनेगा। एक बार शुरुआत करें तो द हिंदू भी हिंदी माध्यम के छात्र बिल्कुल ना घबराएं और एक बार पढ़ने की कोशिश करें। साथ ही साथ अपने बगल में आपका गूगल ट्रांसलेट होगा तो एक बार चीजों को ट्रांसलेट करें, क्योंकि देखिए ऑथेंटिक रूप में वो जो आपसे वर्जन पूछेगा वो इंग्लिश ही पूछेगा, तो ऑब्वियसली बात है आपको नॉलेज भी होना चाहिए। और चूंकि आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर मात्र एक बहाना ही रह जाता है अंग्रेजी, तो बहाना भी प्लीज आप अपने साथ मत रखिए, ठीक है। और चीजों के साथ बिना घबराए थोड़ा सा आगे बढ़ने की आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए मैगजीन इस्तेमाल कीजिए और न्यूज़पेपर्स का आप इस्तेमाल कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट करंट अफेयर्स में ही मैं आपको बता रही हूँ, मुख्य रूप से ये चीजें आप करेंगे। इसी करंट अफेयर्स में मैं आपको बता रही हूँ, देखिए एक इंडिया करके ईयरली बुक, इंडिया करके हिंदी में कहते हैं हम भारत, तो ये एक ईयरली बुक है, एक वार्षिक ये किताब है, वार्षिक बुक है, ठीक है। तो इस वार्षिक किताब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी? इंडिया भारत करके ईयरली बुक है, ये हर साल आती है और इसमें यूपीएससी से डायरेक्ट मोड में क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहाना ही सिर्फ रह जाता है कि अंग्रेजी माध्यम के छात्रों का सिलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, उनका रेशो बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी बच्चों के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जितनी भी पुस्तकें हैं ये प्रॉपर तरीके से हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो ये सिर्फ एक बहाना बचता है आपके पास, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनका इस्तेमाल करें और इन चीजों के साथ आप आगे बढ़े, ठीक है। तो इंडिया नाम की बुक आती है, ये लगभग फरवरी मार्च के अंदर, कई बार 15-20 दिन लेट होती है, कई बार जल्दी आती है, लेकिन मैं रैंडमली आपको बता रही हूँ कि फरवरी से मार्च के बीच में ये बुक आ जाती है और आप इसका प्रयोग करें। और चूंकि आपका एग्जाम हमेशा मई लास्ट में या जून में होता है, आपको पता है, तो चूंकि आपके पास सिर्फ 2 से ढाई महीने ही बचते हैं, अगर ये बुक फरवरी लास्ट में आती है तो मार्च अप्रैल में 3 महीने आपके पास बचते हैं इस बुक को पढ़ने के लिए। लेकिन ये उन सभी कमियों को पूरा कर देती है जो जाने अनजाने काहे अगाहे कैसे भी करके जो आपके इस करंट अफेयर्स में छूट गई थी, मतलब मैगजीन में और न्यूज़पेपर में कहीं छूट गई थी, कि उन कमियों को भली भांति आपका यहाँ पूरा करती कौन सी? इंडिया नाम की मैगजीन। आप इसको याद रखिए, पूरी मैगजीन क्या है, बेसिकली पूरी बुक होती है इतनी मोटी, और इसका प्रयोग आप बहुत अच्छे तरीके से करें, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स की बात होगी, तो आप इसका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से करें, जितने भी हमारे हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं, ठीक है। अब उसके बाद आती है लेखन शैली की बात। तो लेखन शैली का प्रयास, अब देखिए दूसरी प्रॉब्लम, हम पीटी देते हैं, हम पीटी की तैयारी करते हैं, ठीक है, लेकिन हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, हम पीटी में या तो बहुत अधिक समय लगा देते हैं, बहुत ज्यादा, है ना, तो हमारे पास मेंस के लिए समय नहीं बचता है। अब मान लीजिए कि अगर हम अभी रेडी कर भी रहे हैं 2023 के लिए खुद को, मान लेते हैं, तो हमें ये समझ नहीं आता कि हम पीटी में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं और कहीं मान लीजिए हमारा पीटी क्लियर हो जाता है, तो चूंकि हमारे पास मेंस की तैयारी नहीं होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप तैयारी शुरू करें वो हमेशा पीटी कब मेंस, मेंस कब पीटी की करें। मतलब हमेशा प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आप मुख्य परीक्षा की तैयारी चूंकि आप फाउंडेशन बैच लेंगे तो तैयारी भी वही रहेगी, पर मान लीजिए आप घर पर बैठे ही तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए दोनों की तैयारी साथ साथ में कीजिए। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लेखन शैली का अभ्यास करें। उससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे, एक तो फैक्चुअल चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी, आपके माइंड में आती रहेंगी, और दूसरा घर बैठे बैठे जो राइटिंग स्किल है वो आपकी मेंटेन होती रहेगी। हमेशा याद रखिए इस चीज को कि जब भी आप लेखन शैली की बात कर रहे हैं तो आप लेखन शैली के लिए एग्जामिनेशन हॉल को प्लीज अपना प्रैक्टिस रूम मत बनाइए। तो जनरली हम लोग गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, बेसिकली हम लेखन शैली की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस कैसे करें, ये आपके अंदर सबसे बड़ा सवाल होगा। हम लिखे तो क्या लिखें, हम किस पर लिखे, हमें तो पता ही नहीं है। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है आपको। जब भी आप लेखन शैली के ऊपर बात कर रहे हैं, जब भी, तो राइटिंग स्किल के लिए या लेखन शैली के लिए आप हमेशा किसी भी टॉपिक पर प्रारंभ में, जैसे कि मान लीजिए आपने तैयारी शुरू की, आप 12th पास है, अभी आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि मैं क्या लिखूं, तो चूंकि आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द ही अगर आप नजर घुमाकर देखें तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो पड़े हुए हैं आपके सामने। आप कुछ नहीं करना है, आप एक शॉर्ट नोट से उसके ऊपर शुरू कीजिए, लगभग 30-50 शब्द उसके ऊपर, लगभग आधे पन्ने का एक जो राइटिंग है उसके ऊपर आप कीजिए। जैसे मान लीजिए अभी ज्ञानवापी का केस चल रहा है, अब ज्ञानवापी का केस क्या चल रहा है मान लीजिए, तो आप उसके ऊपर कुछ राइटिंग कर सकते हैं। अब ज्ञानवापी का केस अगर कल को ज्यादा बढ़ता है मान लीजिए, तो कहाँ जुड़ता है, वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता से जाकर जुड़ता है। आई बात समझ में, तो आप सांप्रदायिकता के ऊपर एक नोट लिख दें। महिलाओं के ऊपर आए दिन आता रहता है, तो आप बढ़िया सा काम करें कि आप इसी तरीके से
बढ़िया सा महिला सशक्तिकरण के ऊपर कोई भी एक बढ़िया सा नोट लिख लें, शॉर्ट नोट लिख लें। क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनकी, क्या क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर, जैसे कि घरेलू हिंसा हो गया, उसके ऊपर कुछ शॉर्ट नोट लिख ले। आई बात समझ में, है ना। महिलाओं के साथ जो और अन्य प्रकार की हिंसा है उसके ऊपर बात कर ले, उनके कामकाज को लेकर बात कर ले। तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है। मैंने हमेशा बोला कि देखिए, ना करने के 100 बहाने होते, परंतु आप अच्छी तरह जानते हैं जिसे कार्य करना है उसका कभी कोई बहाना नहीं होता। तो मुद्दे बहुत है आपके आसपास, किसी भी मुद्दे के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखें। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, आप राइटिंग प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आप देखेंगे आप भली भांति आप अपनी कमियों को पहचानना सीख, आपको खुद को लगेगा। आप देखिए, आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आज ही एक नोट लिख ले और देखिए उसी के ऊपर आप फिर 2 दिन बाद लिखिए, 3 दिन बाद लिखिए, कुछ समझ विकसित करके लिखिए। आप अपने पहले नोट को चेक कीजिए और 3 दिन बाद लिखिएगा और 10 दिन बाद लिखिएगा, नोट को चेक कीजिए। बेटर वे में आप ही आपके टीचर हैं, हमेशा ध्यान रखिए। आपका शिक्षक आप ही के अंदर छुपा है जो बेहतर तरीके से आपको मोटिवेट करेगा और समझाएगा। तो आप देखेंगे कि 10वें दिन लिखे गए नोट में और पहले दिन लिखे गए नोट में कितना बड़ा अंतर है। तो उस गैप को आप भली बात समझ पाएंगे कि पहले नोट में मेरी क्या गलती थी, तीसरे दिन के नोट में क्या गलती है और 10वें दिन के नोट में मेरी क्या गलती है। तो लेखन शैली के लिए आप कदापि किसी पर निर्भर ना रहे, कभी भी टॉपिक्स के मोहताज ना रहे। आपके आसपास इर्द गिर्द बहुत सारे पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिकली, सोशली, जोग्राफिकली, कल्चरली, बहुत रूप से, है ना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर रूप में आप देखिए बहुत सारे मुद्दे आपके इर्द गिर्द चल रहे हैं। आपके पास पड़ोस में, आपके शहर में, आपके जिले में ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं दिन प्रतिदिन घट रही हैं। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में एक बार लिखना शुरू करें। तो इस तरीके से लेखन शैली को शुरू करें और साथ साथ अपनी समझ विकसित करें। कुछ टॉपिक्स पर आप पहले पढ़ सकते हैं, पढ़कर उन मुद्दों पर लिख सकते हैं, ताकि उससे आपकी स्मरण शक्ति कितनी है, आप अपने विचार उसमें कैसे डाल पाते हैं, ये भी दूसरा काम आप उसके साथ आप कर सकते हैं। तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अगर आप पतंजलि आईएएस को ज्वाइन करते हैं तो मैंने जैसा आपको बताया कि इन सारी चीजों के साथ लेखन शैली का हमारे के अंदर कराया जाता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना बहुत आवश्यक, और जिसके बिना मुझे लगता है कि आप फिर से एक पग भी आगे नहीं बढ़, चाहे वो मेंस को लेकर हो और चाहे वो पीटी को लेकर। पीटी के लिए भी देखिए आप पिछले वर्षों के जो 25 वर्षों का, इसमें भी देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट आते हैं। या तो आप किसी अकेडमी का ले सकते हैं, नहीं तो आप अरिहंत के भी पिछले वर्षों के जो यूपीएससी के पेपर्स हैं, देखिए उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। तो अरिहंत का भी बहुत अच्छा अपना प्रैक्टिस सेट आता है। लगभग 25 वर्षों के जो पूरे पेपर्स हैं यूपीएससी के, वो यहाँ पर दिए रहते हैं। तो आप प्लीज इनका भी आप प्रयोग करें अपने पिछले वर्षों के पेपर्स के। इसी तरीके के पिछले वर्षों से, या आप नेट पे भी जाकर उसको निकलवा सकते हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। 25 वर्षों के पूरे प्रैक्टिस सेट निकलवा ले पीटी के, मेंस के लगभग 10 वर्षों के, ठीक है। 25 सालों के लिए आपको किसका निकालना है, यूपीएससी प्री के लिए निकालना है। और अगर आप यहाँ पर मेंस के लिए जाना चाहते हैं तो मेंस के लिए सफिशियंट होगा आपका 10 ईयर्स का। तो मेंस के लिए 10 ईयर्स और यहाँ पर आपका 25 ईयर का जो पेपर है वो आप इसको निकलवा लें। और डेली बैठकर आप, या लगभग 2 दिन के गैप में, एक पेपर को लगाना शुरू कर। ये प्रैक्टिस आपके हाथों से जानी नहीं चाहिए किसी भी कीमत। प्रतिदिन आपको याद रखना चाहिए, या लगभग बस एक दिन का गैप देकर, कि मुझे एक पेपर, और उसमें नीचे व्याख्या भी चुकी दी रहती है, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी रहता है पीटी के अंदर अरिहंत में ही। तो आप उसका प्रयोग करें और उसको डेली सिटिंग लेकर उसको लगाना शुरू करें। नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, बहुत सारे तथ्य वहां के आपसे क्लियर होंगे। और फिर उसके बाद अपने आप को जज करने की स्वयं आदत डालें। मैंने क्या बोला, आप सबसे अच्छे जज है खुद के लिए, आप सबसे अच्छे टीचर हैं, आप खुद के लिए ही सब कुछ है। आप खुद के लिए, आपको किसी के मोटिवेशन की, किसी की नीड नहीं है, ठीक है। आप ही खुद के लिए सबसे बड़े मोटिवेटर भी हैं। तो इन चीजों को आप अपने स्तर से करना प्रारंभ करें और अपनी ईमानदारी का जज्बा साथ साथ इसमें बनाए रखें, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि करियर आपका बनना है, सिलेक्शन आपका होना है। तो इसमें किसी को आपको कहने की आवश्यकता ना रह जाए, किसी शिक्षक को या आपके माता पिता को। तो आप सबसे पहले इसमें ये काम करें कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ, आज और भी मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं जो ऑथेंटिक हो, जिसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हो, आप उनको परचेज करें और बैठकर शुरू करें। नहीं है तो आप यूपीएससी के पिछले वर्षों के भी पेपर नेट पे जाकर निकाल सकते हैं, परंतु एक्सप्लेनेशन की नीड होगी तो बेटर होगा मार्केट से परचेज उचित आपके लिए रहेगा। और जो मेंस के पेपर है, जब आपकी तैयारी लगभग 6-8 महीने में पहुंच जाए,
मान लीजिए आपने जून से तैयारी शुरू की, जब आप आ जाए लगभग अक्टूबर नवंबर तक आ जाए, तो फिर मेंस के क्वेश्चन जो सेट्स हैं उनको लगाना आप शुरू करें, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में आपकी समझ का स्तर किस स्तर को छू रहा है, कि आप उस स्तर को छू भी रहे नहीं छू रहे, कुछ कमी है तो आप भली भांति रूप से उसको उस दौरान पूरी कर सके। तो इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए कि ये आपको बहुत जरूरी है कि अगर आप तैयारी शुरू करें तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का भी अभ्यास आप शुरू करें। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई आपके लिए। फिर उसके बाद है आपकी भाषा का ज्ञान, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके भाषा का ज्ञान। तो हिंदी भाषा का ज्ञान। अब ये हिंदी भाषा का ज्ञान मैं आपसे क्यों बात कर रही हूँ, आप कहेंगे हम तो हिंदी माध्यम के छात्र ही हैं मैम, और चूंकि बचपन से ही हम तो हिंदी माध्यम से स्कूलों में पढ़ते आए, विद्यालयों में, तो फिर हिंदी भाषा का ज्ञान तो हमें भली भांति। बिल्कुल गलत। और यहीं पर मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेशियो जो गिरता है, तो वो सबसे ज्यादा गिरता है क्यों? क्योंकि बच्चों में ठीक तरीके से हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं, या वो समझ ही नहीं पाए हैं कि किस प्रकार की हिंदी का प्रयोग उन्हें करना है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी मुहावरेदार, लच्छेदार, मावदार भाषा के प्रयोग की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। बस एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि अंग्रेजी माध्यम से हम लोग हमेशा कंपैरिजन करते और बोलते हैं कि उनका सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा है, पर जब हम ये बात करते हैं तो उसमें हम भाषा का जो ज्ञान है हम उसको कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं, और हम सीधा असमानता का आरोप लगा देते हैं बिल्कुल त्वरित रूप में, और वो यूपीएससी। ठीक है, और हम बोल देते हैं बस यूपीएससी के अंदर ये असमानता है, और चूंकि उन्हें अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को ही लेना है, तो बड़ा एक अच्छा तरीका है कि उसके लिए उन्होंने सी सेट में इस तरीके से या कुछ वर्जन को मानकर देखिए हमें बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही ये जो करंट रिजल्ट आया, 18वीं रैंक आती है, 22वीं रैंक आती है, 34वीं रैंक आती है, 44वीं रैंक आती है, 49वीं रैंक आती है, उसके आगे भी रैंक है हिंदी माध्यम के छात्रों की, तो तुरंत हम चुप हो जाते हैं। तुरंत ये रिजल्ट हमारा मुंह बंद कर देता है कि अगर कहीं असमानता होती तो संभवतः इतने भी बच्चों का सिलेक्शन कदापि ना हुआ होता। तो देखिए मैंने क्या बोला, फिर करने का कोई बहाना नहीं और ना करने के 100 बहाने हैं। तो बिल्कुल आप इस चीज को, हिंदी माध्यम के जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को इस वक्त देख, वो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दे कि यूपीएससी कहीं भी आपके साथ कोई असमानता करने के मूड में। देश का इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, आज भी बिल्कुल फेयर तरीके से एग्जाम कराता है, और सिर्फ आपकी काबिलियत या आपके हार्ड वर्किंग या आपके कठोर परिश्रम के दम पर ही आज भी यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन होता है। तो इस बात को मैं बिल्कुल सिरे से नकारती हूँ अपने विद्यार्थियों के लिए कि कहीं भी किसी प्रकार की असमानता आपके साथ है। मार्केट में आज वो तमाम बुक्स आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि कोई हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम का छात्र पढ़ता है, तो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए आज किसी भी प्रकार की पुस्तकों का भी अभाव नहीं है। सिर्फ आपको उठना है, चीजों को करना है और उसके ऊपर वर्कआउट अपना शुरू कर देना है, कि स्मार्ट स्टडी को आपको शुरू कर देना है। तो हिंदी भाषा के ज्ञान की जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए इंग्लिश के बच्चे को लिखना है और, तो ऑब्वियस सी बात है वो एंड शब्द का प्रयोग करता है, करेक्ट। अगर अंग्रेजी माध्यम का छात्र लिखने जा रहा है कि मी एंड यू, सपोज दैट, तो मी एंड यू, तो वो क्या बोलेगा? एंड बोलेगा। लेकिन मान लीजिए हिंदी माध्यम को प्रयोग करना है तो वो वहां पर क्या बोलेगा? और, करेक्ट। मैं और तुम, मैं एक बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई बात समझ में? बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करें, मैं और तुम। लेकिन आपको पता है कि जो और शब्द है वो उर्दू का शब्द है, करेक्ट। ये किसका शब्द है? ये उर्दू का शब्द। अगर आपको लिखना है एंड, मान लीजिए हमको भी एंड लिखना है, तो हम इसकी जगह वर्जन क्या लिखेंगे? तथा, या, एवं। ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी और सिली मिस्टेक जो हिंदी माध्यम का छात्र लगातार कर रहा है और करता आ रहा है। ये तो बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल। इसी तरीके से मान लीजिए अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट को लिखना है गुड्स, गुड्स, करेक्ट। वो क्या बोलेगा? गुड्स। हिंदी माध्यम का छात्र कीजिए, गलत। वस्तु, आई बात समझ में? करेक्ट वर्जन वस्तु, ये गलत। आई बात समझ में? अंग्रेजी माध्यम के छात्र ने प्रयोग किया गुड्स, तो गुड्स गुड्स ही रहने वाला। आई बात समझ में? ये प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम कहां पर है? हमारी भाषा में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आप बिल्कुल उस लच्छेदार मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करें जो एग्जामिनर ही ना समझ पाए, सामान्य जन तो छोड़, बिल्कुल भी नहीं। एक बड़ी सामान्य हिंदी, बहुत ही अच्छे रूप में हम जिसे कहते हैं सामान्य हिंदी, ठीक है, बस जिसमें आपको प्रयोग करना है कुछ सर्वोत्तम शब्दों का, बात खत्म, सर्वोत्तम शब्दों का प्रयोग करना है। तो वो सामान्य हिंदी का चयन कीजिए लिखने के लिए, बिकॉज जब आपसे पूछा गया कि आप किस भाषा का चयन कर रहे हैं, तो आपने वहां पर कौन सी भाषा बताई? 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं में से आपने सिलेक्शन किया किसका? हिंदी का। बट आप लिखते क्या हो? मोस्ट ऑफ द उर्दू की, क्योंकि मैं कॉपीज चेक करती हूँ अपने बच्चों की, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स लिखते हैं वो उर्दू लिखते हैं, और जब हम उन्हें बताते हैं कि बेटा आपने इसको उर्दू में लिखा, तो वो अग्री भी नहीं करना चाहते हैं, वो सहमत भी नहीं होते, कहते नहीं नहीं मैडम ये तो यही चलन में है। चलन में है, पर उर्दू वहां पर 8वीं अनुसूची में एक अलग रूप से भाषा बताई। तो ये सबसे बड़ा प्रभाव है कि आप एक अच्छी हिंदी का प्रयोग करने से चूक जाते, और एक बार आप अच्छी हिंदी का प्रयोग करिए, आपको पता चले कैसे आपका सिलेक्शन, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों के सिलेक्शन जो एस्पिरेंट इस बार निकले हैं, अगर कभी आप उनके इंटरव्यूज देखें या कभी आपको कहीं पर उनसे रूबरू होने का मौका मिले, उनके साथ परस्पर बात करने का मौका मिले, तो आप जरूर पूछिएगा। अब जैसे कि मैंने ही अभी शब्द प्रयोग किया मौका, तो मौका उर्दू है, लेकिन अवसर, लेकिन सामान्य बोलचाल में ये शब्द चल जाते हैं, है ना। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आप सामान्य बोलचाल से भी इन शब्दों को निकाल कर फेंक दें, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। परंतु जब आप लेखन शैली में प्रयोग करें, तो बिल्कुल आपको इन शब्दों को जितना हो सके उतना प्रयत्न करके इन उर्दू के शब्दों को निकालना होगा, और उसके स्थान पर सामान्य हिंदी, वही अपने सर्वोत्तम शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है, ठीक है। तो इसे लास्ट में जरूर लिखा गया कि हिंदी भाषा का ज्ञान, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर हिंदी भाषा का कुछ मुहावरों का, कुछ कथन का बहुत अच्छा आपके अंदर नॉलेज चाहिए, ताकि आप बहुत सारे शब्दों को अगर किसी एक मुहावरे या कथन के माध्यम से सुलझा सकते हैं, तो वहां पर वो आपके शब्दों को भी बचाने का काम करेगा। आई बात समझ में? तो ये चीज देखिएगा, जो मेन रूप से विषय सामग्री है, मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, बहुत ही शॉर्ट में इन चीजों को, ठीक है, कि बहुत शॉर्ट में आपको पता चले कि इन चीजों का प्रयोग किस प्रकार से आपको करना है यहाँ पर, और बहुत एक छोटे रूप में आपको नॉलेज देने की कोशिश की है कि हिंदी माध्यम के छात्र जो लगातार घबराए रहते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, या हमारे जो चयन का स्तर है उसका जो अनुपात है वो वहां पर बहुत कम रहने वाला है, या हमारे साथ किसी प्रकार की असमानता है, तो इन सारे भ्रम और आशंकाओं को आप कृपया करके अपने बिल्कुल मस्तिष्क से निकाल दें, और प्रॉपर तरीके से इन जितने भी नकारात्मक विचार हैं, कि जितनी नेगेटिविटी आपके चाहो, उनको छोड़कर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अगर आप 2023 के लिए कहीं भी कुछ सोच रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को बेस बनाकर बिल्कुल अपने जोश, जज्बे और जुनून के साथ, 3 Z है जिन्हें आपको हमेशा ध्यान रखना है, जोश, जज्बा और जुनून, और तीनों Z को मिलाकर आप प्रॉपर तरीके से इस सामग्री की ओर जुड़ जाएं। आई बात समझ में? तो ये मेरा एक बहुत छोटा सा आप बच्चों के लिए प्रयास था। आगे जाकर मैं एनसीईआरटी इकोनॉमी के लिए भी, चूंकि मेरा अध्यापन का विषय अर्थव्यवस्था है, तो मैं एनसीईआरटी से ही 9वीं क्लास के एनसीईआरटी से प्रारंभ करूंगी, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी टीच कराऊंगी कि किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ी जाती है, बिल्कुल 9th क्लास से, और उसके बाद देन वो कक्षाएं भी मैं बहुत जल्दी ही आगे प्रारंभ करूंगी। तो सारी कक्षाएं आपको पतंजलि आईएएस क्लासेस के ऐप पर मिल जाएंगी, तो आप आराम से इनका बिल्कुल लाभ उठाएं, और कोई भी क्वेरीज है तो आप जरूर डालें। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि देखिए ये आपके सामने है कि हम लोग एक बैच प्रारंभ कर रहे हैं अभी पतंजलि आईएएस में। ये हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, जो कि स्पेशली हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हम शुरू कर रहे हैं, और जिसमें हम शुरू कर रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था के साथ हमारी कक्षा प्रारंभ हो रही है। ये डेट है, आप ध्यान रखें, 8 जून से हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं, और 2 बजे का जो हमारा टाइम है दोपहर में वो रखा गया है। ये क्लासेस शुरू हो रही हैं जयपुर के अंदर, ठीक है, जयपुर के अंदर। आप ध्यान से देखिए, हम पतंजलि आईएएस में एक फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं, तो आप आए और उसका भी लाभ बहुत अच्छे से
उठा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे वीडियो को आप देखेंगे, लाइक करेंगे और जो क्वेरीज है आप उसमें डालेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी सभी क्वेरीज को वहां पर सॉल्व करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।